अभी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये सूरत की टीम है और अंजू दीदी भी अहमदाबाद से आया है, तो एक एक करके थोड़ा सा परिचय ले लेंगे। फिर ग्रुप का जो फीडबैक आया है, अभी हम लोग काफी दिन के बाद ये गोष्ठी में इन्वॉल्व हुए हैं और 2-3 दिन में आप लोगों का अध्ययन, ये समझने का कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी स्थिति में हम लोग समझ पा रहे हैं और हमको भी काफी सारी चीजें समझने के लिए मिल रही है और उत्साह भी दिख रहा है। तो एक बार परिचय ले लेते हैं, फिर ग्रुप का फीडबैक दे देते हैं। हिम्मत बेलड़िया, सूरत। भैया, गोष्ठी में मेरे भाग में शिक्षक आए थे। सभी जो भी शिक्षक का एक ग्रुप है, उनके साथ बैठने का अवसर मिला और उनकी ये जीवन विद्या के प्रति जो भी प्रस्तुति है, उनको समझने की उनको जिज्ञासा तो है, लेकिन कुछ जगह पर मुझे ऐसा लगा कि उनको कुछ शब्द जो यहाँ जो विद्या के संदर्भ में आपकी ओर से रखा जा रहा है, उसकी कुछ क्लैरिटी उनको मन में शायद नहीं हो पा रही है। इनकी वजह से हो सकता है कि उनको कुछ समझने में थोड़ा मतलब भारीपन जैसा लगता हो, लेकिन वो तैयार है विद्या को समझने के लिए, इतना तो मुझे एहसास हुआ है। कुछ संबंधों के बारे में कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि विश्वास, तो विश्वास किसे कहे, व्यावहारिक भाषा में उसको विश्वास को कैसे समझे, और ये विद्या जो है वो विद्या जो आपकी ओर से प्रस्ताव की तरह रखा जा रहा है, तो हम क्यों उसे माने, उसका आधार क्या है, इस तरह का एक जो सवाल उसके मन में रहा है वो सामने आया। और उसके बाद वो बात को बहुत व्यावहारिक रूप में जो प्रश्न उनके आए वो उन्होंने कहे, उसका जवाब देने का हमने प्रयास किया। बहुत ही अच्छी टीम है जिसके साथ मैं बैठता हूँ और बहुत जानना समझना चाहते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत काम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगा है। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रियंका है। मैं बेसिकली सूरत से ही हूँ। मेरे साथ आज बहनें आई थी संबंधों पे और चर्चा करें, और ये जो हम यहाँ से जो सूचनाएं ले रहे हैं उनको और कैसे आगे हम परिवार में उसको कैसे लाए और अपने में कैसे देख पाए, और कब तक हम धीरता रखे, कहाँ तक हमको रखना है, उस पे उनका ज्यादा सोचना, मतलब सोचने के लिए वो बता रहे थे। धन्यवाद। मेरा नाम अंजू है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरे साथ जो सारे टीचर्स थे उनका बहुत अच्छा शेयरिंग था, सभी ने शेयर किया आज, और इतनी मैं खुशहाली देख पा रही थी उनकी शेयरिंग में कि उन्होंने कहा कि 3 दिन का सार जो है वो है एक शब्द में कि हमें अपने आचरण पे काम करना है। तो मैंने कहा फुल पास। हमें खुद पे काम करना है और अपने आचरण पे काम करना है, चाहे परिवार हो चाहे हम बच्चों के साथ हैं। और भी सबके जो भी पॉइंट्स आए बहुत ही वैल्यूएबल थे और सभी जो है जोरदार गति कर रहे हैं इस मुबारक के साथ कि यू आर गोइंग ग्रेट। बहुत बहुत अच्छी रही आज की गोष्ठी। मेरा नाम मनीष है, सूरत से हूँ और कोई टेक्सटाइल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे साथ ही ग्रुप था एसवीपी स्कूल के स्टूडेंट्स का, लगभग 10-12 बच्चे थे। पर सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उनकी जो ऊर्जा है और वो ये एज में जो समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग ये शिविर को 3-4 साल से सुन रहे हैं, तो उसमें जीवन की बात कहते हैं और जीवन का कोई उम्र नहीं होता है। तो वो चीज समझ में आए कि वो इतना अटेंशन से कोई चीज को पकड़ रहे हैं और ऐसी चीज को नोटिस कर रहे हैं कि हमको कल्पना में भी नहीं आई। एक बच्चे ने बोला कि जो भाई यहाँ पे बता रहे हैं ना, उनका कैरेक्टर से हम लोगों को ज्यादा प्रभाव लग रहा है। तो वो चीज एक सबसे शानदार जो ध्यान में आई कि ये उम्र में भी हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि
बड़े लोग हैं वो कोई कैरेक्टर से प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी है। छोटे से छोटा बच्चा भी एक आचरण से, चरित्र से प्रभावित होता ही है। ये पूरा ग्रुप ने एक्सेप्ट किया। 2-3 छोटी छोटी कंप्लेन थी, पर अच्छी चीजें मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि काफी सारी चीजें पकड़ में आ रही है। बोल रहे हैं कि सुबह में 7:30 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे तक जाते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, पर वो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो बोल रहे हैं कि अटेंशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो एक बहुत अच्छी चीज है कि सुबह में 7:30 से शाम को 6 बजे तक मतलब 11 घंटे हो जाते हैं, और 11 घंटे तक ये बच्चे ऐसे हैं कि मूवी में भी बोर हो जाते हैं, तो वो इस चीज को सुन रहे हैं, वो बड़ी बात है। तीसरी चीज वो बोल रहे हैं कि जो जो पॉइंट पे वो बात हो रही है ना, तो एक चीज ये पकड़ने जैसी है कि ये स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पे स्कूल के टीचर भी है, समाज से भी लोग आए हैं, कोई डॉक्टर भी है, मेरे जैसे टूटे फूटे इंजीनियर भी है, और वैसे भी है, तो भी सारे लोगों को कनेक्ट हो रही ऐसी चीज क्या है। तो उनमें उन्होंने 2-3 पॉइंट बताया कि बोले कि ये हमारी बात कर रहे हैं और हमारे परिवार की बात कर रहे हैं। वो पॉइंट उनको पकड़ में आया कि परिवार की बात हो रही है, तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और उनका एक छोटा सा कंप्लेन था, तो मैंने उनका जवाब दिया। 2 मिनट लगेगा वो एग्जांपल बताने में। वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा हम थक जाते तो बीच में ब्रेक होना चाहिए। तो मैं अपना ही एग्जांपल बताया कि मैंने 3 महीने पहले अगस्त में दिल्ली में कोई बड़े बड़े टीचर और प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स के पूरे शिविर हो रहे थे ऐसे 3 महीने के। उनमें एक भाई का अचानक से कोइंसिडेंटली मेरा जाना हुआ और मैंने उनको सुन लिया। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला कन्वर्जन करने का, तो वो 24-36 आवर मिले थे, उसमें जो जो गैप मिला उसमें समझा। तो फिर हम लोगों का मन बना कि उनके घर जाके समझते हैं। तो हम 4-5 लोग उनके घर पे गए। उनके घर पे गए तो वो बोले कि ठीक है घर पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा गांव है, खेत है, वहां पे अपने मिलते हैं। तो हम लोग उनके घर पे गए। घर पे गए तो सुबह पूरी रात का ट्रैवलिंग किया। सुबह में हम लोग 5-6 बजे पहुंचे, फ्रेश होके 8:30 बजे थोड़ी देर बैठ के वो बोल रहे कि खेत में चलेंगे। मैंने बोला ठीक है चलो भाई खेत में चलते हैं। फिर 2 घंटे इतना श्रम किया ना, जिंदगी में हम लोगों ने कभी नहीं किया। वो 2 घंटे श्रम करने के बाद बोलते हैं कि ठीक है अभी हम फ्रेश होके हम लोग क्लास में चलते हैं। 1 बजे तक हमारा क्लास चला, फिर खाना खाया, फिर बोल रहे हैं कि थोड़ी देर आपको लेटना है तो आधा घंटा लेट जाओ, फिर हम वापिस क्लास करेंगे। वापिस क्लास किया, फिर बोलेंगे कि चाय पी के, अगर चाय पीना है तो चाय पी लेते, फिर अपने वापिस खेत में चलेंगे। फिर हमसे खेत में करवाए। हम जो पर्पस के लिए गए थे वो सॉल्व नहीं हो रहा है और ये हमसे खेत का काम करवा रहे हैं। फिर शाम को जब 6:30 बज गए तो बोले कि आज खेत में श्रम कम हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा 45 मिनट वॉक करेंगे। मैंने बोला अभी क्या है, ये पूरा निचोड़ेंगे। फिर वो हम लोग वॉक करके आए। उसमें से हमारे युवा लोग जो 30 साल की एज वाले लोग, वो थक के आधे तो वापिस आ गए, और हमारे जैसे 2-3 लास्ट तक खींचते खींचते पहुंच गए और वापिस आ गए। फिर सोचा कि अभी नहीं होगा। तो वो जो भैया की मैं बात कर रहा हूं ना, वो भैया वही है जो यहाँ पे 54 ईयर के भैया जो पढ़ा रहे हैं, और आपने नोटिस भी नहीं किया, वो योगेश भैया की मैं बात कर रहा हूं, उनके घर की बात कर रहा हूं। तो अभी देखो क्या डिफरेंस है 30 की एज और 54 की एज। तो ये बच्चों को मैंने जब बताया ना, तो वो भी थोड़े शॉक थे कि उनका एज 54 है और वो कंटिन्यूअस लगातार सुबह से। मैंने बोला वो तो सुबह में 5 बजे चालू होते हैं और हम तो 9 बजे भी थोड़ा डिफिकल्ट रहे। मतलब काफी जबरदस्त है। हमको लगता है कि हम ये एज में उम्र वाले हो गए, पर उनका स्पिरिट देखो, उनका जीवन क्या बोल रहा है वो देखो, तो समझ में आता है कि नहीं, सही में चरित्र ही बोलता है। वो बात बोल रहे हैं ना, वो जी रहे, इसलिए समझ में आता है। खूब खूब धन्यवाद। मेरा नाम राकेश है, मैं सूरत से हूँ, और आज मैं नए ग्रुप में था, पहले बच्चों के साथ था, आज हिम्मत भाई के साथ में वही ग्रुप में मैं ऐड हुआ। बहुत सब टीचर ही थे और बहुत सारे जिज्ञासा के साथ में उसने बहुत सारा अच्छा वाला नोट किया था। मैंने बोला कि सबको शेयरिंग करना है, फटाफट सबने अपना अपना बेस्ट शेयरिंग किया, तो मेरे को बहुत बहुत बढ़िया लगा। मेरे को लग रहा है हम बच्चे ही नोट कर रहे, ऐसा नहीं है, तो ये शिक्षक होके भी नोट कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। अपना जो फील्ड में है, शिक्षक वाला फील्ड जो है उसका, वो फील्ड के रिलेटेड एसवीपी की स्कूल के 9वीं क्लास के बच्चों के साथ गोष्ठी में बैठा हुआ था। मिला जुआ था। काफी लोग हिचकाचे हुए, बोल नहीं पा रहे थे, तो छोड़ दिया क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था, आधा घंटा ही मिला था, थोड़े लेट आए थे ग्रुप के बच्चे इसलिए।
और जिन्होंने भी शेयर किया वो अच्छा शेयरिंग था, मिला जुला था। काफी कॉन्फ्लिक्ट भी है, मैंने बोला थोड़ा क्लैरिटी देने की भी ट्राई किया, लेकिन आगे और क्लैरिटी आएगी ऐसा मुझे लगता है। और जो आवश्यकताएं हैं उस पर ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत लगी ऐसा मुझे ग्रुप की तरफ से लगा, क्योंकि वो नहीं डिफाइन हो पाया। और जो भी चर्चा 3 दिनों 2.5 दिनों में हो ही है, उससे इनके अंदर आपस में चर्चाएं भी खुलने लगी है। लास्ट में एक बच्चा आके बोलता है ये रैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो मैंने पद से उनको रिलेट करने का ट्राई किया, लेकिन वो ऐसा सोच पा रहे हैं ये उम्र में, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। और आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमसे तो ठीक है लेकिन बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे लिए हम जो सोच पा रहे वही वो सोच पा रहे, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे और ज्यादा समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता है, और हम भी हेल्प कर पाएंगे। हम मेरा नाम अरुण जैन है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आज एक बात करते करते बच्चों से पता चला है कि शरीर छोटा बड़ा होता है, जीवन समान है। जिस लेवल पे वो लोग सोच रहे हैं, मतलब उस लेवल पे तो हमारे क्वेश्चन भी नहीं आते थे उस समय। जिस लेवल पे इन लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उनका ये मानवीयता आचरण उन्होंने जो डिस्क्राइब किया वो अद्भुत था सब भैया, बहुत बढ़िया। मतलब चेतना विकास तक वो लोग पहुंच गए हैं, मतलब इतना अच्छा पकड़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे भी बताया उसने कि क्वेश्चन उन लोगों के थे कि एक तो था कि भैया जब हम इतने पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं लोग बाग और इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पढ़ के हम क्या करें? फिर पॉल्यूशन ही कर रहे हैं तो पढ़ाई बंद कर दें क्या? एक क्वेश्चन उनका ये भी है उसमें से कि आज जितना एजुकेशन बढ़ रहा है और एजुकेशन बढ़ने के बाद भी पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, फैमिली टूट रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, तो ऐसा एजुकेशन में क्या हो रहा है? तो मेरे को बंद करना चाहिए क्या पढ़ाई? तो मतलब इस लेवल के क्वेश्चन इस उम्र में आना, मतलब इससे बहुत, मतलब जो विचारने की शक्ति है बेसिकली जीवन की, वो समान है, इससे पता चल रहा है। क्योंकि अपन को लगता है कि वो छोटा है बड़ा है, अपन घर में अभी क्या कर रहे हैं? एवेल्युएट कर रहा है शरीर से, परिवारों में समाज में क्या कर रहा है? शरीर से एवेल्युएट कर रहा है। जीवन रूप में देखें तो सब समान है, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस बच्चों की आज की तारीख में जो है ना, वो टीचरों, प्रिंसिपल्स और जो बड़े बड़े केबिन में बैठे ना, उनसे ज्यादा अच्छी बच्चों में है। तो भैया बोल रहे थे ना कि बच्चे जो आ रहे हैं आज की तारीख में, वो अपने महापुरुष लोग आ रहे हैं, बेसिकली आने की जनरेशन आ रहा है। मैं एक चीज बोलता हूँ बहुत, जो बच्चे यदि माँ बाप की बात नहीं मानते, वो सबसे अच्छे बच्चे बोलता हूं मैं उनको। क्यों ऐसा? क्योंकि वो ने अपने माँ बाप को नकार दिया। क्योंकि जिस हिसाब से वो माँ बाप जी रहे हैं या बेडरूम में बात कर रहे हैं, वो बच्चा पूरा ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि हमें आपके जैसा तो नहीं बनना है, इसलिए वो आपकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए वो आगे जाना चाह रहा है, कुछ नया चीज खोज रहा है, इससे पता चल रहा है क्लियरली। तो इन बच्चों के जो क्वेश्चन थे कि जब सब कुछ भाग्य में लिखा है यदि, तो फिर मेरे को करना है सब कुछ क्यों है? फिर मैं क्यों कुछ करूं? जब भाग में हमारे हाथ की हथेली में किसी ने बोल दिया है कि आपका अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, अच्छा बिजनेसमैन बन जाओगे, तो फिर जब हमें बन नहीं है तो फिर मैं क्यों पुरुषार्थ करूं? तो मतलब इस लेवल पे आके बच्चा इतना अच्छा सोच रहा है, मतलब अद्भुत है ना? धन्यवाद। ओके, शुरू करें वापस। बहुत बहुत धन्यवाद टीम का, बहुत अच्छे से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया और चर्चा में कुछ मुद्दे खुल के आ रहे हैं। तो प्रश्न है और उन सभी के हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके उत्तर हो जाए। तो इन उत्तरों को स्पष्ट होने के लिए जो मूल मुद्दे हैं उसका वर्णन हम तक आ पाए, इसलिए हम लोग इन प्रश्नों को धीरे धीरे लेंगे। जो व्यवहार के मुद्दे हैं उसके पहले व्यवहार की स्पष्टता हो जाए, किस बेसिस पर व्यवहार है, तो हम लोग उन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। तो जैसे सुबह के स्लाइड्स में हमने समझने का प्रयास किया, 2-3 प्रोसेसेस पर हमारा ध्यान चला जाए। उसमें से जो पहली प्रोसेस है उसको हम कहेंगे निरीक्षण। हम स्वयं का निरीक्षण कर पाए। अब इस निरीक्षण के लिए जो इनपुट आ रहा है वो है प्रस्ताव।
और उस प्रस्ताव में एक इनपुट आया कि अस्तित्व एक व्यवस्था है। तो अब यहां से जितने जितने मुद्दे आएंगे वो सभी हम अपने निरीक्षण में लाएं। तो एक प्रश्न का अभी उत्तर कर सकते हैं कि ये जो जीवन विद्या का प्रस्ताव आ रहा है शिक्षा के लिए, हम माने क्यों, या इसकी स्वीकार्यता हम क्यों करें? तो उसका उत्तर यह बनता है कि जिस प्रकार की अभी समस्याएं हैं, जिस जटिलता में हम लोग फंस गए, तो उत्तर हमें मिलना होगा। हम सभी उत्तर के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन विद्या में समाधान आए हैं, इन समाधानों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो पूरा शोध है, मानव का जो पूरा शोध है, सोचना है, वो समाधान के लिए है। ये वो समाधान नहीं जैसे हम लोग उसको कुछ समझौते या राहत के रूप में ले रहे हैं। समाधान का मतलब है प्रश्न का उत्तर होना। तो ऐसे अनेक प्रश्न हैं हमारे पास जिनके उत्तर नहीं मिल रहे, तो ये उत्तर जीवन विद्या से प्रस्तुत है और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उत्तर हम समझ सकते, क्या इन उत्तरों को जिया जा सकता है, और क्या इन उत्तरों को समझा जा सकता है? और यदि ये हम समझ सकते हैं, ऐसा विश्वास हमें बना, इन उत्तरों को जिया जा सकता है, इन उत्तरों को समझाया जा सकता है, यदि ये विश्वास हमारे में आता है, तो फिर हमको जो शिक्षा में हम लोग काम कर रहे हैं ये सुगम होगा, सुबोध होगा। इसलिए इस प्रस्ताव को हम समझने का प्रयास करते हैं और इस प्रस्ताव को हम जांच रहे, प्रत्येक मुद्दे को हम जांच रहे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में कि जानना, मानना, ये दो मुद्दे आ रहे, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जानना और मानना, एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना। कुछ उदाहरण इसके हम लोग लेने का प्रयास करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जानना, सूत्र है जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा लॉजिक तो बनता है इसमें, प्रॉब्लम कहां है इस सूत्र में? हमको कहां प्रॉब्लम आ रही है? हाँ ये कुछ कंफ्यूजन है। केवल मानने को नहीं बोल रहे, जानकर मानने की बात है। बिना जाने मानना और जानकर मानना, मानना होता ही है, बिना जाने मानने को मना कर रहे। स्पष्ट हो गया? हाँ, अब इस सूत्र में हमारी प्रॉब्लम कहां है देखिए जरा ध्यान दे करके। सर पहचानने में। हाँ, पहचानने में प्रॉब्लम है। और हाँ, हाँ, ये सर्वाधिक व्यावहारिक उत्तर है।
कहाँ अड़चन आ रही है हम सबको, है कि नहीं? हम सबको कहाँ अड़चन आ रही है? निर्वाह करने में अड़चन आ रही है। कहाँ पकड़ में आता है ये निर्वाह? हाँ, व्यवहार में, व्यवहार। ओके, और ये व्यवहार कहाँ पकड़ में आते हैं? आचरण में, चरित्र में। बढ़िया। और ये कहाँ समझ में आता है ये सारा चीज? पकड़ लिया, बस ठीक है, ठीक है। अब यहां से हमको थ्रेड मिल गई कि हमारी समस्या निर्वाह करने में है। अब हम उसको पीछे चलते हैं। निर्वाह करने के लिए ये पक्का क्या करना होगा? पहचानना होगा। क्या चीज? क्या पहचानना होगा? हाँ, क्या पहचानना होगा? संबंध। तो जो विश्वास का मुद्दा आया था कि विश्वास व्यवहार रूप में क्या है, तो विश्वास व्यवहार रूप में संबंध की पहचान है। फिर से एक बार, विश्वास व्यवहार रूप में संबंधों की पहचान है। हम संबंधों को पहचान पाए, विश्वास है। हम संबंधों को नहीं पहचान पाए, अविश्वास है स्वयं के प्रति। जो व्यक्ति संबंध को पहचानता है वो विश्वास में है ही। जिस व्यक्ति को संबंध की पहचान नहीं हो रही है वो विश्वास में नहीं है, अविश्वास है। फिर उस जगह पर क्या है? भय रहता है। हम संबंध को नहीं पहचान पा रहे, मतलब हमको भय है। भय किस चीज का रहता है? भय अपेक्षाओं का रहता है। तो अब क्या क्या मुद्दे हमको स्पष्ट होने होंगे? यदि संबंधों में पहचान होना है तो भय जाना होगा हमारे से, स्वयं से। संबंधों में भय जाने के लिए किस पर काम करना होगा? अपेक्षाओं पर काम करना होगा। यदि हमने अपेक्षाओं को पहचान लिया, उसको पूरा करने का हमारे में नॉलेज आ गया, समझ हो गई, तो संबंधों का भय खत्म हो गया और हम संबंध को पहचान पाते हैं। कैसे पहचान पाते हैं? संबंध जैसे हैं वैसे पहचान पाते हैं। तो अब यहां फिर डिटेल बनता है, फिर संबंध कैसे हैं? तो संबंध कैसे हैं? संबंध की परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। अनुबंध मतलब अनुबंध मतलब बोलो, तकलीफ। अनुबंध मतलब तकलीफ। ओके, डिफाइंड, सीमा। ओके, फिलहाल अनुबंध को हम प्रतिज्ञा समझते हैं। प्रतिज्ञा समझते हैं? प्रतिज्ञा क्या बोले? बराबर, सही बात है। अब ये है, तो संबंध का अर्थ हो गया पूर्णता। पूर्णता मतलब क्या होना? पूर्णता मतलब क्या होना? बोलिए, बोलिए। पूरा होना। क्या चीज पूरा होना? कोई कमी ना होना। राइट, बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या चीज कमी हो रही है?
बहुत अच्छा, आप समझ में आ रहा है। पूर्णता का मतलब क्या चीज पूरा होना? समझ पूरा होने के अर्थ में सभी संबंध है। और अभी हम संबंध को कैसे समझते हैं? अभी हम संबंधों को कैसे समझ रहे हैं? हाँ, अभी हम संबंधों की हमारी समझ क्या है? हाँ, परिवार में अभी हमारी संबंध की समझ इतनी ही है। समरी रूप में बताता हूं, वंशानुषंगीय, वंश के आधार पर संबंध की पकड़ है। ये हमारा बच्चा है, ये हमारी बच्ची है, मतलब क्या है? बायोलॉजिकल है कि नहीं? ये हमारे शरीर से पैदा हुआ है, यानी संबंध की सीमा कहां तक आ गई? शरीर तक। यहां तक हम संबंध को सोचते, ये हमारा वंश है, यहां तक सोचते, इतना ही है। इसलिए इन संबंधों में अधूरापन लगता है। यदि ऐसा होता तो डॉक्टर का बच्चा क्या बनना चाहिए? इंजीनियर का बच्चा क्या बनना चाहिए? ऐसा हो रहा है क्या? इसका इसलिए पेन है कि नहीं? तो फिर संबंध की पूर्णता मतलब किस में होगी? समझ में होगी। ये है जो चीज जैसी है वैसी समझना। संबंध समझ की पूर्णता के लिए है। वंश के आधार पर आज कोई भी पूरा नहीं हुआ है। हमको खुद को नहीं पता है, हम थोड़ी दूर पीछे पीछे ले जाए हमारे दादा परदादा, उसके बाद फिर बंद होता है। उसके बाद कौन है, किसको याद करेंगे? कौन कहां से आया है कि नहीं? ऐसा दादा परदादा, और वहां वाराणसी में जाकर के और हमारा सारा लिखा देख लेंगे, उसके पहले इतना ही बनता है, हम मानव संतान है, ये संबंध है। जाति धर्म सारा निकल गया, ये टिकता नहीं। तर्क में चले जाएंगे, इसका उत्तर नहीं मिलता है। तो वंश का मतलब जाति के हैं, धर्म के हैं, इस प्रकार से हमारी अभी संबंध की एक प्रकार से विचार दौड़ते हैं। तो ये समझ व्यवहार रूप में क्या है? तो ये समझ व्यवहार रूप में हमारे संबंध संस्कार के अनुरूप हैं। जैसा हमारा संस्कार वैसा हमारा संबंध। तो हम आप सभी का जो अनुबंध है वो संस्कार लेने और संस्कार देने के अर्थ में है। इतना ध्यान जाता है अपना। बोलने को बोलते हैं संस्कार, लेकिन हमारे आचरण में संस्कार के इनपुट्स नहीं जाते। इसलिए अभी संबंधों की स्थिति तृप्तिदायक नहीं बनती है। तो मानव मानव संबंध संस्कार की पूर्णता के अर्थ में है, और उसके लिए हम सभी कैसे हैं? हम सभी का कैसा है? अनुबंध है। यानी वो क्या चीज है? प्रतिज्ञा है। ये हिल गया, प्रतिज्ञाएं हिलती हैं, चैलेंज आता है उस प्रतिज्ञा पर, और हम डिस्टर्ब होते हैं। चैलेंज किस रूप में आ रहा है? जैसे पहले वाली स्लाइड में देखा, ये जो प्रतिज्ञा है उस पर जो चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंज आता है एक एक करके, रूप से चैलेंज आता है। कितना हिलता रहता है देखिए।
रूप को लेकर कितने कॉन्शियस है अपन? और कितनी प्रकार की कुंठाएं लोग व्यक्त करते हैं अभी भी। हम रूपवान नहीं हैं। थोड़ा सा ये ऐसा होता, थोड़ा नाक ऐसा होता, थोड़ा कान ऐसा होता, मतलब अभी भी 20, 25, 50 साल हो गए तब भी रूप से बाहर नहीं है थिंकिंग। ऐसा है कि नहीं? तो वो चैलेंज आ गया। हम जैसे भी हैं, व्यवस्था में देखेंगे, अस्तित्व का डिजाइन देखेंगे, हम जैसे भी हैं मानव हैं। ये रूप पर्याप्त है कि नहीं? जैसे भी हैं हम, कैसे हैं हम? मानव हैं। हमारी पहचान कैसे हो रही है? मानव के रूप में हो रही है। जेनरिक, जनरल बात। इतने में तृप्ति नहीं है कि कुछ और मानव होना है। ठीक है, हम लोग डिजाइन्स खूब खूब करते रहते लेकिन वो चलता नहीं। यानी रूप में काफी सारे डिजाइन आ रहे पर वो चल नहीं रहे, परिवार में चल नहीं रहे। बाकी सारा आपको उसका कार्यक्रम पता है, रूप के कार्यक्रम क्या होते हैं। दूसरा, धन। धन से चैलेंज आता है। अब ये तो फेस ही कर रहे हैं अपन। घर में 3-4 बच्चे हैं, है कि नहीं? वही बच्चा प्यारा लगता है। कौन सा वाला? हाँ, कौन सा बच्चा प्यारा लगता है? हाँ, जो पढ़ाई में अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा और ग्रेड। फिर कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? हाँ, जो कुछ लाता है। क्या लाता है? पैसा लाता है। ये अब जो दूसरा पैसा लाता नहीं, उसको क्या लगता रहता है? जो पैसा लाता नहीं उसको क्या लगता रहता है? कुछ लगता रहता है। अब परिवार में चैलेंज हो गया इस प्रतिज्ञा पर। मतलब जो जो पैसा कम लाता है, पता नहीं उसको चाय मीठी भी नहीं मिलेगी, ऐसा भी होगा। बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं होगा। बाहर से आता है तो उसको एक गिलास पानी भी थोड़ा सा मुश्किल से आएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि वो, और जो जो कुछ लाता ही नहीं पैसे, उसका हाल क्या होगा? ऐसी स्थिति है। ये चैलेंजेस है। ओके, तो फिर इस आधार पर हम जैसा है वैसा समझेंगे तो ये फिर जानना नहीं हुआ। पद, ये एक और चैलेंज है। पद। जिस बच्चे की थोड़ी पोजीशन अच्छी है उसको अधिक वैल्यू है परिवार में, है ना? जिसका कोई पोजीशन नहीं है, फिर ये निर्वाह में अड़चने हैं। यानी हम संबंध पहचान नहीं रहे। संबंध की पहचान रूप, धन, पद, बल इसमें है। जबकि जो संबंध की पहचान है वो संस्कार से है, और संस्कार बुद्धि से खुलता है। बुद्धि हमारे ध्यान में नहीं आ रही है, इसलिए संबंध की पहचान पूर्णतया नहीं हो रही है, केवल वंश के आधार पर पहचान रहे हैं। जबकि संबंध की पहचान संस्कार के आधार पर है। अब संस्कार होना मतलब समझ होना, मतलब बुद्धि होना। बुद्धि होना मतलब क्या होना? आचरण होना। स्पष्ट हो रहा है? व्यवहारिक।
हमारे संतान को यदि हमें पूरा पूरा पहचानना है तो हमारे संतान का हमें क्या पहचानना होगा माँ बाप के रूप में? उसका आचरण पहचानना होगा। और संबंध में आचरण ही पहचाना जाएगा, और ऐसे आचरण की पूर्णता हो जाए उसी अर्थ में क्या है? ये प्रतिज्ञा है, ये संबंध की पहचान हुई। 7 प्रकार के संबंध देखे गए। कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के संबंध हैं। अब ये जो डिस्कशन हुई उसमें हम एक संबंध उदाहरण के लिए लेते हैं। एक संबंध है माता पिता पुत्र पुत्री, ये एक संबंध है। अब आप खुद निकाल पाएंगे। इस परिभाषा के आधार पर इस उदाहरण को देख लेते हैं। संस्कार अनुषंगी क्या चीज है? कैसे देखेंगे इस संबंध को? तो यह संबंध जैसा है वैसा ही देखने का अभ्यास हमारा होना, यह समाधान है। माता पिताओं की संतान से अपेक्षा क्या है? सभी माता पिता हैं कि नहीं? माता पिताओं की संतान से अपेक्षा क्या रहती है? थोड़ा सोचिए। वो अच्छा समझे। हाँ, मतलब क्या हो? संतान की, माता पिताओं की संतान से अपेक्षा। हाँ, सम्मान दे और समय दे। ठीक है? हाँ, हाँ, हमारी बातों का, वाह वाह वाह, आज्ञाओं का पालन भी करे। रैंक चाहिए, ये देखिए रैंक चाहिए। हाँ, और अभी जो भी सोचना है ऐसे मोमेंट्री नहीं, लाइफ लॉन्ग सोचिए। ये संबंध लाइफ लॉन्ग विजन में अपेक्षाएं अच्छे से क्लियर होंगी। अभी तत्काल नहीं। अभी जैसे छोटा बेबी है, क्या अपेक्षा है? हंस हंस दो थोड़ा सा, ए भी, बाद में फिर रोना गाना है, अभी हंस दो, है ना? लाइफ लॉन्ग बताइए। माता पिता की संतान से अपेक्षा लाइफ लॉन्ग। हाँ, 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 ये थोड़ा सा कनेक्ट होता है। बुढ़ापे का सहारा बने। ओके, ओके, हाँ, और लाइफ लॉन्ग स्वावलंबी बने, और हाँ, लाइफ लॉन्ग, हाँ, ईमानदार रहे, हाँ, और हाँ, अच्छा इंसान बने, हाँ, सुखी रहे, जबरदस्त, और जो करे मन लगाकर करे। बढ़िया। अब जो जो बोले हैं सब चीज को जोड़ना, अब इसको भूलना नहीं है कि नहीं? ये देखिए, ये सब आकाशवाणी जैसा नहीं हो जाए। हॉल में बोले थे और फिर घर में जाकर के फिर जो चल रहा है वो चली गई। ठीक है, ये सही है, ये सही अपेक्षाएं हैं। फिर तनाव किस मुद्दे का है? इसका मतलब है हमने इस संबंध को थ्रू नहीं देखा है, इसलिए हमारे में विश्वास की कमी है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा या नहीं। थ्रू नहीं देखा है और उसके लिए कुछ काम नहीं किया है, अपेक्षा बस रखी है।
उसके लिए काम करने का मतलब है शिक्षा होना। काम भी तो करना होगा कि केवल अपेक्षा। ये माता पिताओं का अनुबंध है कि जो अपेक्षाएं हम कर रहे हैं उन अपेक्षाओं की शिक्षा बच्चे को देना। कब तक देंगे? यह है निर्वाह का संकट। कब तक देंगे? कब तक देना है? हाँ हाँ दीदी, ऐसी शिक्षा कब तक देनी है बच्चे को? ये देखो, ये उत्तर है। ये देखिए, ये है, ये व्यवहारिक है। कब तक देना है बेटा? जब तक बच्चा समझ ना जाए तब तक। सही है कि नहीं? अब ये बच्चा समझ गया, ये कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये बच्चा समझ गया, ये कैसे पता लगेगा माँ बाप को? हाँ, ये पॉइंट है। तो अच्छा, आप कड़ी देखिए, ये जो माता पिता हैं, ये आगे पीछे कुछ नहीं है क्या इनके? है क्या है? इनके आगे पीछे कुछ है कि नहीं? हाँ हाँ, इनके भी माता पिता हैं। अब फंस गया मुद्दा। हम हमारे माता पिताओं के लिए हम क्या कर रहे है कि नहीं पॉइंट? फिर हमारे संतान के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे? इसको मैं भाषा दे सकता हूं, यह सहज शिक्षा है। यदि हम हमारे माता पिताओं के लिए कुछ करते हैं तो यह सहज शिक्षा हमारे संतान को जाती है, और उसके जो पूर्णता के पॉइंट्स है, जो भी अपेक्षा हमने व्यक्त की, बुढ़ापे का सहारा बनना मतलब क्या, यह स्पष्ट होना है हमको। यह सुखी रहे, इसका मतलब क्या है, यह हमको स्पष्ट होना है। जितनी हमारी स्पष्टता उतना हमारा शिक्षा, और वो व्यवहार, वो आचरण हम पहचान पाएंगे कि अब ये बच्चा समझदार बन गया। अब ये हमारे जो भी हमारी अपेक्षा, इन अपेक्षाओं को ये फुलफिल करने वाला है। ये विश्वास हमारे पास होने से हम ये कहेंगे कि इस संबंध को हम जान गए। जैसा माता पिता और संतान का संबंध होना है, ये वैसा संबंध है। बढ़िया, तो जान गए। और अगर ये नहीं बना तो फिर ये संबंधों में भय बने ही रहेंगे, अपेक्षाएं बनी ही रहेंगी, और ये संबंध तनाव के रहेंगे। इन संबंधों में तनाव रहेगा। तो जो चीज जैसी है, जैसी संबंधों की वास्तविकता है, ऐसे 7 संबंध हैं, और ऐसे 7 संबंधों में जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को समझना, ये जानना हुआ। ठीक है, तो अब संबंध की पहचान। अब संबंध की पहचान के लिए संबंधों को मानना है। और ऐसे मानने के क्रम में ही हमारे में जिज्ञासा बनती है कि ये संबंध मौलिक रूप में क्या है, उसको हम कहेंगे जानना। तो सूत्र बनता है, माने हुए को जान लो। जो संबंध हमने माना हुआ है, माने हुए को जान लो। जाने हुए को मान लो।
जाने हुए को मान लो। ये एक सूत्र आया। फिर से एक बार अब इस सूत्र को अच्छे से समझने की कोशिश करते। हमारी अड़चनें कहां कहां है अभी इस सूत्र में? बोलो। ये जो इधर वाला सूत्र है उसमें है कि नहीं? इसमें अड़चनें कहां कहां है? हमको अभी लगता है कि हम खूब जानते हैं। बेसिकली सारा जानना अभी समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? माना हुआ है। तो जो जो माना हुआ है उसको हम क्या करें? जान लें। जो जो माना हुआ है उसको हम क्या करें? जान लें। और हमें लगता है कि ये चीज मैं जानता हूं, बहुत अच्छा है। जो चीजें हम जानते हैं उसको हम क्या करें? मान लें। अगर ये बन गया तो ये सूत्र अनफोल्ड होता है। जाना हुआ को मानना, माना हुआ को पहचानना और पहचानना हुआ को, तो निर्वाह की समस्याएं समाप्त होंगी। अभी हम दोनों जगह पर कंफ्यूजन में आते हुए नजर आ रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हम मानते हैं, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन जानने के प्रयास नहीं है। तो मानना कभी भी बदल रहा है। बचपन में हम खूब सारी चीजों को मानते थे, आज संबंधों की ही बात है। हमने खूब मान लिया बचपन में संबंधों को, आज वो संबंध दूर चले गए। ऐसा हुआ है कि नहीं? बड़े होने मतलब संबंध दूर चले गए। और जो दूर गए फिर उसके कुछ हमारे में दर्द भरे गीत भी बनते हैं, है कि नहीं? फिर हम दर्द भरे गीत ही गाते हुए सुनते हैं। कोई गजल सुनता है, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ सुनता है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? और कुछ लोग रोते भी हैं अंधेरे में। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग सिनेमा देख करके अंधेरे में रोते हैं, कुछ लोग कथा कहानियां सुनकर रोते हैं। ये रोना केवल संबंधों की निरंतरता नहीं रह पाने का ही रोना है। ऐसा समझ में आता है। और क्यों बाहर आए? आधी रोटी के लिए बाहर आए। आज आधी ही रोटी खाते, भले अभी खा रहे 4-10 लगा रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आधी पर ही आएगा। डॉक्टर भी बता रहा है कम खाओ, उतना श्रम नहीं हो रहा है, खा खा करके फैल रहे, चलना भी पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर भी बता रहा है आधी रोटी, और आधी रोटी में ही है। उस आधी रोटी के लिए हम संबंध छोड़ करके दूरियां निकल आए। कैसा स्थिति अपनी? तो जो माना हुआ है उसको जानने के प्रयास रुक गए, और फिर लगता है कि हम कुछ जाना हुआ है उसको मान भी नहीं रहे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? मेरे बच्चे को हम जानते हैं, भाई जानते हैं तो फिर वो माना जाए, फिर निर्वाह में संकट कैसा? ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीज जैसी है उसे वैसा ही समझना। एग्जिस्टेंशियल रियलिटी प्रत्येक वास्तविकता की जैसी है उसे वैसा ही समझना। धरती जैसी है उसे वैसे ही समझना। पदार्थ अवस्था जैसी है उसे वैसे ही समझते हैं। प्राण अवस्था यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे जैसे हैं उसको वैसे ही समझना। ये उसका अर्थ है।
उस स्थिति में हम जानते हैं, फिर उसको मानते हैं। मानने का मतलब क्या हुआ? स्वीकार लिया। मानने का मतलब है स्वीकारना। स्वीकार कर हम पहचानते हैं, पहचान कर हम निर्वाह करते हैं। बढ़िया। आगे तो फिर इसके निष्कर्ष क्या हैं? ये बेसिस आ रही है हमारे आगे के डिस्कशन की। अस्तित्व की हर इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। अब ये एक महामंत्र है। जितनी भी समस्याएं हम बता रहे हैं कि नहीं, उन सभी समस्याओं के बेसिस में ये सूत्र है। प्रत्येक इकाई स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। पेड़ एक व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? पेड़ एक व्यवस्था है मतलब, अब उसका विश्लेषण करते हैं। पेड़ की व्यवस्था क्या क्या है? गुड, वेरी गुड। क्या लेता है पेड़? और ऑक्सीजन देता है। उससे क्या होता है? बढ़िया। तो हमारे सांस में जो जा रहा है ऑक्सीजन कहां से है? ये बड़ी व्यवस्था है। प्राण वायु बना के रखता है पेड़। और व्यवस्था क्या है पेड़ की? हाँ, फल देता है। देखो सारे हमारे वाली व्यवस्था है। पेड़ की स्वयं की व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं। हाँ, पेड़ की स्वयं की व्यवस्था क्या है? बोलो। खुद का हाँ राइट, खाना बनाता है। और थोड़ा सा अच्छे से देखिए पेड़ की व्यवस्था। यही दार्शनिक पर्सपेक्टिव है। पेड़ का दर्शन हो गया मतलब उसकी व्यवस्था पूर्णतया समझ में आना। हाँ, और क्या क्या है? हवा देती है। और हाँ, उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और देखिए एक उदाहरण, पेड़ की व्यवस्था। एक उदाहरण, न्यूटन ने देखा कि फल नीचे गिरा। अब एप्पल गिरा, क्या गिरा पता नहीं। क्या गिरा? एप्पल। देखो ये आ गए कि नहीं? एप्पल गिरा। ओके, मान लिया एप्पल गिरा। एप्पल गिरा है, न्यूटन ने देखा। हाँ, और उसको क्या चीज पता लग गया? हाँ, बढ़िया बढ़िया। देखिए अब नागराज जी को क्या दिखा इसी घटना में? ग्रेविटी पर प्रश्न है, अभी भी पूरा सॉल्व नहीं है। हर चीज नीचे नहीं आती, कुछ चीज ऊपर भी जाती है। क्या जाता है ऊपर? हाँ, तो हर चीज नीचे नहीं आ रही है। अभी भी ग्रेविटी क्या है ये क्वेश्चन है। हाँ, साइंस में भी एक क्वेश्चन है। अभी पता नहीं ग्रेविटी किसके अंदर होती है। देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, लेकिन लोकेशन कहां है अभी अननोन है। ये अनसुलझे प्रश्नों में से है। ब्रीफ हिस्ट्री या एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मेरे हिसाब से पुस्तक का नाम है। और साइंस के सामने कुछ क्वेश्चंस है, उसको स्टीफन हॉकिंस ने एक कलेक्शन किया है छोटा सा, उसको पढ़ लीजिए, वो अच्छा पुस्तक है। साइंस के सामने अभी कितने प्रश्न हैं उसकी लिस्टिंग है। बहरहाल ग्रेविटी अभी कहां है पता नहीं लगा, लेकिन नागराज जी को क्या दिखा उसी फल में? ये पेड़ की व्यवस्था है। फल के अंदर बीज है। बीज कहां जाना है? क्यों जाना है? ये पेड़ की व्यवस्था हुई। तो पेड़ को कहेंगे बीजानुषंगीय। क्या है पेड़ की व्यवस्था? जैसा बीज वैसा पेड़। जैसा नीम का बीज वैसे ही नीम का पेड़, उसमें चेंज नहीं आता। ये उसकी व्यवस्था है।
इमली है तो इमली ही रहेगा, बरगद है तो बरगद ही रहेगा, ये व्यवस्था है। ऐसा पेड़ स्वयं में व्यवस्था है और जैसा अभी आपने कहा बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, ये जो कंसर्न है पोल्यूशन का, हवा का, ये क्यों उठा, क्यों हमारे ध्यान में आया? हमें दिक्कत होने लगी, राइट? हमें दिक्कत कैसे होने लगी? देखिए, हमको अब ध्यान में आ रहा है कि ये जो पोल्यूटेंट एयर है या पोल्यूटेड एयर है, इसको एब्सॉर्ब करने वाले पेड़ ही नहीं है धरती में, जिसे हम शुद्ध हवा कहते हैं। एक्चुअली ये जो शुद्ध हवा हुई है, ये पेड़ के कारण हम शुद्ध प्राणवायु कहते हैं। जितने हम पोल्यूटेंट बाहर फेंक रहे हैं, जो हवा अशुद्ध हो रही है, जो मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड लेने वाले पेड़ ही नहीं है, इसलिए ये लोड बन करके हवा में रह रहा है और ये हमारे सांसों में आ रहा है। अब हमारा ध्यान जा रहा है कि अब ऐसे पेड़ ही नहीं है, हमने ऐसे बहुत सारे अवशेष धरती पर छोड़ दिए जिसका धरती स्वीकार नहीं रही है, इसलिए उसका नाम है पोल्यूशन। ठीक है कि नहीं? प्लास्टिक को धरती एक्सेप्ट नहीं करती है, तो पता नहीं कितने साल ऐसे पड़ा रहेगा। जबकि धरती की पूरी व्यवस्था देखेंगे, स्वच्छता ही स्वच्छता है, हवा स्वच्छ है, पानी स्वच्छ है, जो बेसिक चीजें हैं। गंदगी नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है सारा कारोबार? कौन सफाई कर्मी है यहां पर? तो ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये स्पष्ट होना, और उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सब स्वयं स्फूर्त है, अपने आप है। ये है जानना। और हम मानव, ये सूत्र हमें भी लागू होगा। हम स्वयं में एक व्यवस्था है और हमारे में समग्र व्यवस्था में भागीदारी की, आज हम कह सकते हैं, अपेक्षा है। अब हम स्वयं में व्यवस्था कैसे हैं, यह हमारे लिए जिज्ञासा। यह स्पष्ट हो गया? अस्तित्व की हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, इसलिए अस्तित्व एक व्यवस्था है। यह बेसिस अब हमको अच्छे से स्पष्ट होना। बढ़िया, आगे बढ़ते। अब जांचने का तरीका, जो जो इनपुट्स है उसको हम स्वयं में जांचेंगे। परीक्षण का मतलब परस्परता में जांचेंगे। जैसे एक अभी आया, एक इनपुट आया कि भाई पेड़ स्वयं में एक व्यवस्था है, ये हमने जांच लिया। परस्परता में भी जांचेंगे, क्या ऐसा ही है? यानी जो भी हमारे संबंधी है, क्या उनको भी ऐसा लगता है कि पेड़ अपने में एक व्यवस्था है? और क्या सभी को ऐसा लगता है कि पेड़ अपने में एक व्यवस्था है? इसको कहेंगे जांचना। ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझे ही दिख रहा है पेड़ एक व्यवस्था है, दूसरे को नहीं लग रहा है? बहुत साधारण सा मुद्दा है, पर कितना क्रूशल हो गया देखिए। पेड़ लगाए हैं क्या आप लोगों ने? कौन कौन लगाया पेड़? बहुत अच्छा, बढ़िया है, बिग नंबर। वो आगे चल गए? कैसे चल गए? पानी दिया और
खादी दिया। कितने लोगों के सरवाइव कर गए? 1 2 3। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान दिया तब सरवाइव किए। क्या क्या ध्यान दिए उसको? और फेंसिंग किए थे क्या? पेड़ मतलब ऐसा तो नहीं कुछ छुई मुई लगा दिया अपना पानी दे रहे उसको। हाँ, क्या लगाया? नीम, आम, है ना? हाँ, मतलब थोड़े अपन बड़े लोग हैं, थोड़ा बड़ा भी बताएं। कहीं गमले में लगा दे उसको, अपना कर रहे भाई पेड़ है। क्या लगाया? थोड़ा बड़ा बड़ा बताइए। चीकू का लगाया, गुड। और उसको क्या क्या किया? पानी दिया और फेंस किया था क्या? फेंस किया। क्यों? ये कहानी। भेड़ बकरी आती है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उसको निकाल देते हैं। और हाँ, मतलब आज पेड़ लगाना है तो क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, यानी बचाना पड़ता है। किससे बचाना पड़ता है? सबसे बचाव किससे करना पड़ता है? हाँ, भेड़ बकरी के आदमी। ये कहानी है। एक तरफ पेड़ लगाते जाएं और दूसरी तरफ काटते जाएं। ऐसा थोड़ा सा मुद्दा आ रहा है। साधारण सा मुद्दा है पेड़। तो यदि पेड़ एक व्यवस्था है, मुझको समझ में आया, पेड़ एक व्यवस्था है, दूसरे को भी समझ में आया और सबको समझ में आया पेड़ एक व्यवस्था है, उस स्थिति में फेंसिंग लगाने की जरूरत है? नहीं है। छोटे छोटे मुद्दे हमारे जिंदगी के आदमी से बचाने पड़ रहे, ऐसा स्थिति हो गया है कि नहीं? ये सारे जंगल कौन ने काटे? मनुष्य ने काटे, मानव ने काटे। इस मुद्दे पर अच्छे से ध्यान। ठीक है, ये है जांचना। तो अब ये हो गया कि एक तरफ हम लगाते जाएं, दूसरी तरफ कोई काटते जाए। इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ लगाना गड़बड़ नहीं है, लेकिन पहले आदमी को समझ में आना होगा, उसी के लिए पहले काम करना होगा। दूसरा मुद्दा गहरा, जंगल और वन, इसमें क्या अंतर है? है ना? जंगल और वन। वन मतलब क्या और जंगल मतलब क्या? सुना है क्या? वन और जंगल कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा मानवकृत है? हाँ, प्राकृतिक कौन सा है, जंगल की वन? अभी देखिए, पेड़ की तो बात करते, लेकिन अभी अपने को हाँ ऐसा तो लगता है। तो अब ये बताइए, जैसे मान लो हम पेड़ लगा रहे, क्या हम जंगल लगा सकते हैं? क्यों? बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा और, बहुत टाइम लगेगा। क्या ये लॉजिकली होता है? जंगल क्यों नहीं लगा पाएगा आदमी? जगह नहीं है, इतना बड़ा लैंड लगेगा। अरे देखिए, सोचो सोचो, जंगल क्यों नहीं लगा पाएंगे? हाँ, उतने सबका ध्यान नहीं रख पाएंगे। हाँ, 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 ये उत्तर है। जंगल प्राकृतिक है। कहने का मतलब है, जो चीज जैसी है, समझने का मतलब है हमको हमारी मर्यादा बहुत स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। मानव जंगल लगा नहीं सकता। मानव क्या कर सकता है? जंगल के रेफरेंस में मानव जंगल लगा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं फिर? ये देखो ये शिक्षा है, ये शिक्षा है।
मैं फिर कह रहा हूं, मानव जंगल लगा नहीं सकता तो क्या कर सकता है? अरे 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 अरे, यही तो फंस गया इंडिया, है ना। काट सकता है, जंगल लगा नहीं सकता। बोलो क्या कर सकता है? बचा सकता है, मतलब क्या कर सकता है? हाँ हाँ, अब शांति से, है ना। अब उत्तर है, हम जंगल का संरक्षण कर सकते हैं, इतनी ही हमारी मर्यादा है। हम जंगल लगा नहीं पाएंगे, कैन नेवर, क्योंकि जंगल की जो विविधता है हम कभी भी पार नहीं पा पाएंगे। हम वन लगा सकते हैं, आंवले का, आम का, पर हम जंगल नहीं लगा सकते। हम जंगल का संरक्षण कर सकते हैं, हम जंगलों को बनाए रख सकते हैं, यही हमारी मर्यादा है। जंगल लगाना तो आप खुद ही बता रहे हो, इतना बड़ा ऐसा लगता है टास्क, लेकिन जंगल बचाना ये आसान है या लगाना आसान है? बचाना आसान है, संरक्षण करना आसान है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? जंगल के बारे में, ये सब व्यवस्थाओं के बारे में हमें क्या करना होगा? जानना होगा, समझ बनाना होगा। ये सरल काम। स्पष्ट हो रहा है? ये है जांचना, हर मुद्दे को जांचना। जांचने का मतलब है निरीक्षण होना, परीक्षण होना और सर्वेक्षण होना। धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि इन तीन अवस्थाओं में हम करने लायक कुछ भी नहीं है, ये सब व्यवस्थित है। इन तीन अवस्थाओं में करने लायक कुछ भी नहीं है, ये सभी पहले से ही कैसे हैं? व्यवस्थित हैं। हमें क्या करना है? हाँ, अब पहला रोजगार तो वही जो बर्बाद किया उसको पूरा करना है, और हमको हमारी व्यवस्था समझनी है। इसलिए एक अच्छा सूत्र इसमें निकलता है, व्यवस्था बनानी नहीं है, व्यवस्था है, उसको हमें बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए व्यवस्था को समझना है। और हमारा तनाव क्यों है? क्योंकि हमें लग रहा है हम व्यवस्था बना पाएंगे। हम व्यवस्था नहीं बना पाएंगे, व्यवस्था ऑलरेडी है। यह है व्यवस्था की कॉन्सेप्ट। ऐसी व्यवस्थाएं हमको दिखती हैं, तब हम ये स्वीकार सकते हैं कि हां, हमें दर्शन हो रहा है, यानी हमें यह व्यवस्था दिख रही है। अब जो दिखी हुई व्यवस्था है उसको माना जाए, मान करके पहचाना जाए, पहचान करके निर्वाह किया जाए। सरल है कि नहीं? बहुत अच्छा। आगे, अब जांचने का आधार। मानव सहज, अभी जंगल का ही उदाहरण दे। मानव सहज क्या है? संरक्षण करना मानव सहज है या लगाना मानव सहज है? मानव सहज क्या है? सभी कर सकेंगे कि कोई कोई कर सकेंगे? हाँ, सभी कर सकेंगे। देखिए, अगर सभी करने लगेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जरूरत है क्या? यहां कोई है क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग? बहुत दूर आ गए अपन लोग, संबंधी नहीं, बहुत दूर आ गए। कोई है खेडूत जिनके पास जंगल है? दे नो बेटर। हाँ, आप हैं, आपको पता हो गया होगा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब क्या चीज है, पता हो गया कि नहीं? हाँ हाँ, बताएं कहानी। हेलो, 70 एकड़ जमीन है मेरे पास, तो उसके अंदर मैं 30 एकड़ में खेती करता हूँ। बाकी जो जंगल है एजेटी, उसको छोड़ दिया है एजेटी, और कभी उसको उखाड़ने वाला नहीं हूँ। पूरा प्रकृति ने जो दिया है जंगल, वही जंगल रखने वाला हूँ। उसके अंदर पूरी व्यवस्था है जंगल की जो आती है, सभी प्रकार का पेड़ है, ओके, सब है। यहाँ से
80 किलोमीटर दूर है, ये जगह से 80 किलोमीटर दूर है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा मॉडल है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। मैं उस लाइन पर आपका ध्यान दिला रहा हूं। अभी तो आपकी विजन में नहीं है, इसलिए इन बच्चों को अच्छे एक्सपोजर देने की जरूरत है। कम से कम गिर तो ले जाइए। और जितने भारत में जो फॉरेस्ट हैं, जिसे जंगल कह रहे हैं, उन जंगलों की अच्छी स्टडी की जाए। ये कम हो रहा है। अब इन जंगल के साथ में कुछ बसाहटें हैं। हम लोग तो जंगल से काफी दूर आ गए, इसलिए हमको इसकी भनक भी नहीं है कि क्या होता है। आज भारत सरकार का बहुत बड़ा अमला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से जंगल के बचाने में, जंगल के संरक्षण में काम कर रहा है। ये बहुत जटिल काम है। एक समय में हमारे पास बाघों की संख्या कितनी थी? हाँ, और आज कितनी है? ये थोड़ा सा। और ये जो कन्फ्रंटेशन है फॉरेस्ट विभाग और उससे लगे हुए जो मानव बसाहटें हैं, उसमें बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन है। आज हमको इसका कोई ठीक ठीक आकलन नहीं है, क्योंकि हमको उसकी कोई मतलब ही नहीं। यहां कितने लोग हैं जो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस खाते हो? फॉरेस्ट प्रोड्यूस समझते हैं? हाँ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस खाते हैं कि नहीं? उसमें क्या होता है? ओहो, होता क्या है? अच्छा, हाँ, एक है, हाँ, जंगली हनी। हनी। और क्या होता है फॉरेस्ट में? हाँ, जड़ी बूटियां। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और अभी तो ठंड का सीजन है, ठंड का सीजन है, क्लू दिया। फॉरेस्ट प्रोड्यूस ठंड का सीजन है। हाँ, बोलो। गोंद। गोंद कहां होता है? कौन से पेड़ में होता है? देखा है? पेड़ में देखा है? कौन से? कत्था खाते हैं? कत्था, कत्था खाते हैं पान में। कत्था कहां से आता है? त्रिफला खाएं? कोई त्रिफला? त्रिफला खाते हैं? पेट को रोज अब तो खाना ही पड़ेगा। ऊट पटांग का खाना तो त्रिफला खाएंगे तो होएगा ही नहीं, है कि नहीं? ओके, बेहड़ा आता है त्रिफला में। कहां मिलता है? महुआ खाएं? महुआ, वाह वाह वाह, क्या खाए उसका? महुआ समझते हैं क्या होता है? टेस्ट बताओ, टेस्ट। किसने खाया है महुआ? टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है? हाँ, मीठा। और उसका क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? अरे बहुत, अरे बहुत वाला उत्तर नहीं होता। क्या बनाते? दारू बनती है उससे? अच्छा, दारू भी बनता है। गुड गुड गुड। ये महुआ कहां होता है? कितना समय लगता है? एक महुआ का पेड़ लगाए हैं? हाँ, एक महुआ का पेड़ बड़ा होने को कितना समय लगता है? बासुंदी खाए हैं? बासुंदी दूध का बनता है, उसमें एक चिरौंजी दाना आता है। चिरौंजी दाना पहचानते? क्या कहते हैं उसको गुजराती में? हाँ, चारोली। चारोली, चारोली कहाँ का प्रोड्यूस है? ऐसे अपने इधर आसपास मिलता है क्या? बगल में कहाँ मिलता है? इट इज ऑल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी आना गर्मी में हमारे यहाँ, तो आपको जंगल घुमाएंगे। आओ। तो यदि हम इसको समझ गए, इस व्यवस्था को, तो हम उसके संरक्षण में लगेंगे। और ये जो डिपार्टमेंट नाम से लोड है, ये लोड खत्म होगा। कितने तो ऐसी दिव्य औषधियां हैं। जहां नागराज जी रहते थे, अमरकंटक, ये फेमस है। गुल बकावली नाम से एक
एक अत्यंत सुगंधी फूल होता है, सफेद, गुल बकौली नाम है उसका। उसका अर्क बनता है और उस अर्क को आंखों में डालते हैं, जिससे आंखों की रोशनी बनी रहती है। अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। गुल बकौली का छोटा सा पौधा है, अत्यंत सुगंधी फूल रहते हैं। ऐसे एक्सपोजर्स यदि हम लोग करा लेंगे इन बच्चों के, तो धीरे 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 ये जंगल का महत्व क्या है समझ में आएगा। ये तो कम हो रहा है, तो जिसको इसका महत्व समझ में आएगा, जो जिसको महत्वपूर्ण स्वीकार लिया, उसके लिए फिर तन मन धन लगा देता है। ये सूत्र है। यदि हमने प्रकृति को समझ लिया, प्रकृति जैसी है वैसे समझ लिया, हम उसके लिए तन मन धन लगा देंगे। अभी अड़चन ये है, हम लोगों की अभी की लाइफस्टाइल में जंगल हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उसमें क्या क्या होता है इसकी विजुअलाइजेशन हमारे पास नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान इसमें कि डिस्कवरी जैसा देख करके जंगल की फीलिंग नहीं आती, जब तक कि जंगल से रूबरू होकर उसका हमारे स्वास्थ्य से, हमारे मानसिकता से संबंध क्या है, यही है जानने की प्रक्रिया। तो जंगल मानव सहज है। मानव सहज का मतलब मानव की कल्पना में आने में सहज है। समझ में आ रहा है? जिस चीज की कल्पना नहीं होती वो असहज है। और अधिकांश रूप में हमारी सभी कल्पनाएं असहज इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम उसको शायद ही पूरा कर पाएंगे। मिट्टी, पेड़, पौधे, ये जितना प्रकृति है, अस्तित्व है, ये सभी हमारी कल्पना में सहज रूप में आ सकता है। इसके लिए कोई बहुत एफर्ट लगाने की बात नहीं है। इसलिए ये मानव सहज है। समझ में आ रहा है? जितने विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं, जैसे अब थोड़ा सा मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा है तो बता सकता हूं। बर्नौलिस थ्योरम किनको पता है? मैथ्स जो पढ़े होंगे, बर्नौलिस थ्योरम हायर मैथमेटिक्स में, ये ना, उसको चाहे जितना रगड़े वो कल्पना में आता नहीं। इसलिए उसमें हम जूझते रहते हैं। पुस्तक सामने है, बर्नौलिस थ्योरम है, लेकिन हमारा उसके साथ झगड़ा चालू है। समझ में क्यों नहीं आ रहा? तो जो केवल कल्पनाएं हैं, जो केवल तर्क के आधार पर है, वो हमारी कल्पनाओं में आने में असहज है। तो यदि कोई सब्जेक्ट टफ जा रहा है, इसका मतलब वो हमारी कल्पना में नहीं आ रहा है। जितनी भी अभी हम रियलिटीज की चर्चा करेंगे, ये सहज रूप में हमारी कल्पना में आ रहा है, इसलिए ये मानव सहज है। संबंध मानव सहज है, इसलिए कल्पना में आता है। जैसे 2-3 दिन पहले हम उदाहरण दे रहे थे, अभी ब्रेन तैयार नहीं है और हमने ए बोर्ड पे लिख दिया। हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि ये सहज नहीं है उसके लिए। उसकी कल्पना में अम्मा आ सकती है, संबंध आ सकता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन संबंधों की शिक्षा के लिए है, क्योंकि संबंध सहज रूप में कल्पना में आता है, क्योंकि उसके साथ जी रहे। यही है मानव सहज होना। स्पष्ट हो रहा है? दूसरा है प्रकृति सहज होना, और तीसरा है अस्तित्व सहज होना, यानी जिस चीज का एग्जिस्टेंस रहता है वही उसकी सहजता है। ऐसी सहजताओं को हम समझते हैं तो यह हमारा जानने की प्रक्रिया में जांचना होगा। तो मैं तभी स्वीकार करूंगा, ऐसा हो सकता है जो मानव सहज है वो स्वीकार होगा, जो प्रकृति सहज है वो स्वीकार होगा, जो अस्तित्व सहज है वो स्वीकार होगा। बाकी शेष बिल्कुल हम कह सकते हैं सारी कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं। और इन्हीं कल्पनाओं को साकार करते करते हम लोग संघर्षमयी हो रहे हैं। बढ़िया, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद
वापस चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद।